जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग यूरोटेरिया का जो वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी के आज हम लोग सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। और इससे पहले हम आपको बोल दें कि अगर चैनल पर पहले बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि यूरोटेरिया का जो वॉल्यूम 2 है जो उसमें इतना अच्छा कंटेंट दिया हुआ है उसको आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है। तो ये बच्चों, जनजाति और स्त्रियों को करता है, दलितों को ये नहीं करता, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग को सी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अवशिष्ट शक्ति किस निहित है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और हमारे उत्तर देने से पहले जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है, तो ये आपका हो जाएगा केंद्र सरकार में निहित है। ये अनुच्छेद 248 के तहत होता है, अनुच्छेद 248 के तहत ये होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा कि बीमा और एक आता है जनगणना, ये जो है आपका संघ सूची का विषय है। शिक्षा और वन्य पशु ये जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये शून्यकाल जो है विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। शून्यकाल कहाँ होता है, ये सांसद में होता है। और शून्यकाल की अवधि जो है 1 बजे से लेके 2 बजे तक होती है शून्यकाल की अवधि। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो कह रहा है किस समिति में। तो याद रखिएगा कि प्राक्कलन समिति में जो है इसमें राज्यसभा के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, और बाकी सार्वजनिक समिति, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कुछ प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन प्राक्कलन समिति में नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सही है। तो कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, सर्वोच्च न्यायालय मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी सही है। केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी, इनमें से सभी। इसमें दिया है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, तो याद रखिएगा कि ये जो है अनुच्छेद जो है आपका 131 के तहत रखता है। फिर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय मूल अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, तो ये आपका रखता है अनुच्छेद 132 से लेके अनुच्छेद 136 तक। फिर बोल रहा है कि केवल यह परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, तो ये रखता है आपको अनुच्छेद 143 के तहत। अब ये परामर्श जो है राष्ट्रपति ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, मतलब वो मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। तो यार 6 नंबर का हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें दिया है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, तो ये आपका हो जाएगा सही है। फिर कह रहा है कि शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में दिया गया है, ये गलत है, या 3री अनुसूची में नहीं है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है, ये भी सही है। और शपथ जो है अनुच्छेद 159 में, ये भी सही है। एक याद रखिएगा इसमें कि इसमें 1, 3 और 4 कथन सही है, बल्कि 2 कथन इसमें जो है आपका गलत दिया है। तो इसमें जो दिया है कि 3री अनुसूची में तो शपथ है, लेकिन वह राज्यपाल का शपथ नहीं है, बल्कि उसमें मंत्री का है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का है। लेकिन इसमें जो शपथ जो है आपका क्या बोलते हैं राज्यपाल का 3री अनुसूची में नहीं दिया गया है, तो यही कथन हम लोग का गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखते हैं 1, 3, 4 किस में है, यानी कि बी है। ये ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का 7 का बी नंबर। अगला है कि 2003 में कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। तो ये आपका हो जाएगा संथाली भाषा। संथाली भाषा जो है
आपका अनुच्छेद कर 8वीं अनुसूची में 2003 में जोड़ी गई थी। अगला है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसके संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में है? तो ये याद रखिएगा कि अनुच्छेद 48 के ए में इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 21 में दिया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 51 में आपका दिया गया है स्वतंत्र विद्रोह के बारे में। अब अनुच्छेद 56 जो दिया है, अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति तब तक अपने पद से नहीं हटेगा जब तक उस पर कोई उत्तराधिकारी जो है उस पर ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वह राष्ट्रपति जो है अपने पद पर बना रहेगा। अनुच्छेद 56 के तहत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नियंत्रण महालेखक परीक्षक के पद का सृजन किया गया है। तो ये पूछ रहा है कि भारत में नियंत्रण लेखा परीक्षक का पद जो है कब से आया था? तो ये आपको आया था भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के द्वारा। ये नियंत्रण महालेखक परीक्षक का रहा ना, तो ये अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के तहत आया था। किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के तहत आया था। अगला क्वेश्चन का रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है अप्रैल 1973 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र परीक्षण क्षेत्र है। तो ये आनुवांशिकी विभिन्नता के परीक्षण क्षेत्र है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं किया गया है? तो ये आपका नाभिकीय शक्ति जो है यह भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम योजना के मिशन में शामिल नहीं है। वहीं सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सौर शक्ति के लिए और अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन के लिए सम्मिलित किया गया है। अगला है कि टुमोरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा बंदा सिवा जो है या टुमोरोज बायोडाइवर्सिटी के पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है? तो प्राथमिक उपभोक्ता उसको कहते हैं जो पादप को खाते हैं। मैंने कहने का मतलब है कि जो घास जो हरी सब्जी खाते हैं उसको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा केवल हिरन एक ऐसा है जो सिर्फ प्राथमिक उपभोक्ता को है, जो पादप यानी कि हो गया जैसे साग हो गया, सब्जी हो गया, इस टाइप का जो खाना खाते हैं उसी को हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता किसको कहते हैं? द्वितीय उपभोक्ता जैसे कि क्या बोलते हैं, पादप भी खा रहा है और मांस वगैरह भी खा रहा है। और तृतीय उपभोक्ता उसको कहते हैं जो मांस भी खा रहा है, जानवर को भी खा जाता है और क्या बोलते हैं घास हो गया, उसके बाद फिर साग सब्जी हो गया, इस टाइप का हो जाता है तो उसको तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। जैसे मानव जो होता है वो तृतीय उपभोक्ता में आता है। अगला है क्वेश्चन 16 नंबर कि अप्रैल 2023 के निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? तो इसमें आपका हो जाएगा वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी। अगला है कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? तो याद रखिएगा कि ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो है यह कोल्लम केरल में स्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। 17 अक्टूबर 2022 को यह किया गया था। एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा 17 अक्टूबर 2022 से। अगला है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो याद रखिएगा कि ये आपका हो जाएगा 13। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है आपका 13 है। अगला क्वेश्चन का रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो ये आपका हो जाएगा 5.9 पॉइंट जो है 5.9 जो है अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर यानी कि परसेंटेज में दिया गया है, वृद्धि दर अनुमानित की गई है। वहीं आपका 24 में पूछेगा तो याद रखिएगा कि 6.3 है। 24 का होगा 6.3 और 2023 का होगा 5.9। अगला है कि विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो इसकी याद रखिएगा कि टेरॉन 1 जो है विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड है और यह USA से छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है
अगला क्वेश्चन का रहा है 22 नंबर कि भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो ये आपका एयरटेल हो जाएगा। अब ये कब छोड़ा गया था? तो ये सॉरी कहाँ से? तो ये अब याद रखिएगा गुजरात से। कहाँ से? गुजरात के शहर एक अहमदाबाद है, वहीं से 5G सेवा लॉन्च किया गया। डेट पूछेगा तो याद रखिएगा कि 1 अक्टूबर 2022 ईस्वी को जो है 5G सेवा लॉन्च किया गया था गुजरात के अहमदाबाद शहर से। किस कंपनी का था? तो ये एयरटेल का था। अगला है कि बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 के गणना की तुलना में बाघों की संख्या कितनी वृद्धि हुई है? तो याद रखिएगा कि यह बढ़ के 200 वृद्धि हुआ है। अब बढ़ के कितना हो गया? तो यह 3167 बाघ अभी पूरे भारत में है। यह याद रखिएगा कि टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है, जहाँ की टाइगर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगला है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से था? तो यह आपका रखिएगा निशानेबाजी से है। किसका? अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता ओम प्रकाश थिरवाल जो हैं वह संबंधित किस खेल से हैं? तो वह निशानेबाजी से हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का रहा है कि 80वां गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? तो ये ऑस्टिन बटलर को दिया गया था। किस फिल्म के लिए? तो एल्विस फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब ऑस्टिन बटलर को दिया गया था। पूछेगा 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, याद रखिएगा क्या पूछेगा? 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। अगला है कि हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को चुना गया है। किसको? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को चुना गया था। और ये कैवा है? तो याद रखिएगा 22वां है, 22वां राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के। अगला क्वेश्चन का रहा है 27 नंबर कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश जो है क्रमशः अग्रणी है? तो याद रखिएगा कि सबसे पहले आपका चीन का है स्थान, उसके बाद भारत का और उसके बाद जापान का है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा मार्च 2023 में यह जारी किया गया था, जिसमें पहला स्थान चीन का है, दूसरा भारत का और तीसरा याद रखिएगा जापान का है। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आप याद रखिएगा कि ये किया गया है आपका वाराणसी में। कहाँ किया गया है? वाराणसी में किया गया है। अगला है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र याद रखिएगा कि भारत और सिंगापुर के मध्य स्थित है। अगला है 30 नंबर कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है? तो इसमें आपका हो जाएगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है। अब ये पूरे जनसंख्या का 36% यहाँ बिहार में अति पिछड़ा वर्ग है। वहीं पिछड़ा वर्ग याद रखिएगा 27% पिछड़ा वर्ग है और अनुसूचित जाति जो है आपका 19% है और ये आरक्षित यानी कि अनारक्षित यानी कि जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वह 15% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% हो गया, पिछड़ा वर्ग 27%, अनुसूचित हो गया 19% और अनारक्षित यानी कि जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वो 15% है। और जनजाति आधारित जनगणना कराने वाला राज्य भी याद रखिएगा कि बिहार है। अगला है कि हाल ही में लंपी प्रोवेक टीका को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये याद रखिएगा केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। अगला है कि WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये किया है अजरबैजान और तजाकिस्तान को। और अब तक जो है WHO के द्वारा 42 देश ऐसे हैं जो मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। पूछेगा कि WHO के द्वारा कुल कितने देश जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो याद रखिएगा 42। वो अभी प्रेजेंट में पूछेगा तो अजरबैजान और तजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन का रहा है कि भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत जो है उनको प्राप्त हुआ था? तो इसमें आप याद रखिएगा कि इनको 64.03% जो है द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का मतलब वोट जो उनको पड़ा था। और यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा
कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो भारत के कैवें राष्ट्रपति हैं? तो याद रखिएगा कि वे 16वें राष्ट्रपति हैं। अब ये भी याद रखिएगा कि ये आदिवासी समुदाय के भी पहले राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया? तो ये आपको सम्मानित किया गया है कैटलिन कारिको को और ड्रू विसमैन को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशियां आवंटित की गई, यानी कि कितनी राशियां बजट में पास की गई, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा किसका होगा, 60,000 करोड़ रुपया जो है मनरेगा को दिया गया है। किस बजट में? तो 2023-24 के बजट में। वहीं जल मिशन के तहत याद रखिएगा किसमें दिया है, 70,000 करोड़ रुपया जो है जल मिशन में दिया गया और मनरेगा में दिया गया 60,000 करोड़ रुपया। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है आपको 2025 तक जो है भारत सरकार ने देश से टीबी को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का विषय क्या है? तो विश्व वन्य जीव दिवस का थीम पूछ रहा है, तो ये होगा वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। और ये जो है आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अब इसका विषय क्या है 2023 में वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक पूछ रहा है, तो आप याद रखिएगा कि तरुण पिथोड़े हैं। कौन है? तरुण पिथोड़े हैं। और ये ज्ञान चतुर्वेदी आपका अभी हाल ही में पुस्तक लॉन्च किए थे, पागल खाना याद रखिएगा कि ज्ञान चतुर्वेदी का है। और अब एक देता है सत्य व्यास का, तो ये है बागी बलिया पुस्तक के लेखक हैं सत्य व्यास। और ऑपरेशन गंगा आपका हो गया तरुण पिथोड़े, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग को 38 का बी। अगला है कि बीसीसीआई के द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता था? तो ये आपको दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जो है महिला प्रीमियर लीग जो है आपका मुंबई इंडियंस ने जीता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विश्व बैडमिंटन चैंपियंस 2026 जो है ये आपका अपना प्यारा देश भारत में आयोजित होगा। इसी तरह से अच्छे कंटेंट और वीडियो की क्वालिटी अगर आप लोग को पसंद होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और क्या बोला जाता है ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है कब की गई थी? तो ये आपका किया गया था 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था। अगला है कि कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो इसमें सेवा कर जो है आपका अप्रत्यक्ष कर है। इसमें एक याद रखिएगा कि जीएसटी भी है आपका अप्रत्यक्ष कर है। दरोगा 2020 में जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन दिया था कि जीएसटी कौन सा कर है, तो उसमें भी दिया था कि जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है। यह दरोगा में पूछा था क्वेश्चन मेंस का 2020 वाला में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए एक मुक्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने किया था? तो याद रखिएगा कि यह चलैया समिति ने किया था छोटे व्यापारों के लिए एक मुक्त आयकर योजना। अब यह चलैया समिति 1991 ईस्वी में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? तो नकदी लेन देन सिद्धांत जो है आपका फिशर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? फिशर के द्वारा नकदी लेन देन सिद्धांत दिया गया था। अगला है कि कौन सा राज्य कृषि को उद्योगों का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? तो याद रखिएगा कि ये महाराष्ट्र जो है कृषि को उद्योग का दर्जा दिया था। यह कब दिया था? तो ये 1977 ईस्वी को यह कृषि को उद्योगों का दर्जा दिया था। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो ये आपका 6ठा शिलालेख जो है अशोक के, उसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। वहीं पहला में याद रखिएगा कि इसमें दिया है पशु बलि का निंदा जो है इसमें पहला में दिया गया है।
और दूसरा में आपका दिया गया है चिकित्सा के बारे में दिया गया है। और अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। तो 46 नंबर का हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है कि सिंध सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा हिंडन नदी के किनारे यह स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सॉरी, थोड़ा सा खांसी हो गया, रात में थोड़ा सा एगो केला खा लिए थे, इसके वजह से थोड़ा सा खांसी हो गया, तो थोड़ा सा आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा। अगला है कि किस ब्राह्मण में गंधार पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो ये 48 का हो जाएगा आपका शतपथ ब्राह्मण में आपका है गंधार पंचाल आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से था? तो देवपाड़ा अभिलेख का संबंध जो आपका विजय सेन से था। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो ये हो जाएगा आपका 1/2 भाग था। और अस्थाई सेना भी याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लागू किया गया था, अस्थाई सेना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला है कि किस वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की गई थी? तो यह बुका वन के द्वारा जो है वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया गया था। और हरिहर द्वितीय जो है यह महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। और याद रखिएगा कि देवराय द्वितीय जो है यह अब्दुल रज्जाक के शासनकाल में भारत आया था। अगला है कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? तो जजिया कर जो है पुनः जो है 1679 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा लागू किया गया था। अगला है कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किया गया था। अगला है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य का क्रम बताइए। तो ये आपका हो जाएगा सबसे पहले हैदराबाद, इसका हुआ था 1798 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार किया था। वहीं मैसूर जो है ये आपका है 1799 ईस्वी में, और तंजौर भी आपका है 1799 ईस्वी में। तो तंजौर जो है अक्टूबर 1799 ईस्वी में हुआ था, उससे पहले मैसूर का हो गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का एप्पल। और अवध इसमें दिया है, अवध का याद रखेगा कि ये दिया था 1804 ईस्वी में जो है ये सहायक संधि को स्वीकार किया था। और सहायक संधि जो है आपका लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में आया था, मतलब पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पहाया या पहाड़िया विद्रोह जो है किस राज्य में हुआ था? तो ये बिहार और झारखंड में हुआ था। कब हुआ था? तो 1799 ईस्वी में यह हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1800 क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? तो दबाने के लिए यहाँ पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि कर्नल नील जो है दबाया था। और इलाहाबाद से कौन थे 1857 के? तो लियाकत अली थे, और दबाया था कर्नल नील। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना जो है ये आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब? 1943 ईस्वी में। और आज़ाद हिंद फौज पूछेगा तो आज़ाद हिंद फौज होता है आपका 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में, आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 ईस्वी में। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी पुस्तक जो है महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया? तो मेरी कहानी जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया था, बल्कि मेरी कहानी जो है यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। अगला है 58 से हो गया हम लोग 59 नंबर पे आ गए। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये कांग्रेस के 41वां अधिवेशन 1925 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये कानपुर में हुआ था। उसमें प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो सरोजिनी नायडू थी। अगला है 60 नंबर कि समानता स्वतंत्रता और बंधुता किस क्रांति की प्रमुख नारा थी? तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस की क्रांति की थी। किसकी थी? फ्रांस की क्रांति की थी। और यह लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? लुई 16वां के शासनकाल में 1789 ईस्वी में हुआ था फ्रांस की क्रांति।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब अगला क्वेश्चन बताने से पहले हम बता दें आपको कि जितना भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट आपको लिखवा रहे हैं ये कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत वहाँ आप लोग को होगा कि जब एग्ज़ाम आने लगेगा तो आप लोग का प्रेशर माइंडली बन जाएगा कि क्या रिवीजन करें। तो रिवीजन मात्र नोट से ही होता है जो आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, पूरा फुल किताब में आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास उतना टाइम ही नहीं बचेगा। तो ये कॉपी जरूर आप लोग बनाइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो भौतिक राशियां की इकाई एक ही है, तो बल और भार का जो है एक ही राशि होती है। अगला है कि एनेमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो यह वायु के गति और शक्ति को मापने के लिए एनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि कौन सा समीकरण को सही दर्शाता है, तो याद रखिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। अब यहाँ देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का एप्पल। अगला है कि बर्नौली का प्रमेय किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये ऊर्जा के संरक्षण पर आपका बर्नौली का प्रमेय आधारित है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी विभिन्नता के कारण स्पिंडल और विरलन उत्पन्न होता है, तो ताप में अंतर के कारण जो है आपका स्पिंडल और विरलन उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, दर्पण का आवर्धन होना चाहिए धनात्मक। अगला है कि परमाणु के बारे में सत्य नहीं है, तो दो तत्व के परमाणु समान होते हैं, गलत, दो तत्व के परमाणु समान नहीं होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का एप्पल। अगला है कि धातु की पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपका तन्यता। और सबसे तन्यता आपको याद रखिएगा कि ये होता है चांदी में, 1 किलो सोना में होता है। अगर 1 किलो सोना को आप तानेंगे तो करीब 2 किलोमीटर तार जो है उससे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल शोधन की कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है जल शोधन में, तो जल शोधन में आपका होता है विपरीत परासरण प्रक्रिया। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्षारीय विलयन नहीं है, तो क्षारीय विलयन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है क्षारीय विलयन नहीं बनाती है, बल्कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो क्षारीय विलयन बनाती है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय विलयन नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन का रहा है 71 नंबर कि कौन से नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो सिरका जो है आपका नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन का रहा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड एंटीमनी को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हाइलोजन के नाम से जाना जाता है। और हाइलोजन जो है यह 17 वर्ग का धातु को हम लोग हाइलोजन तत्व कहा जाता है। अगला है कि अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो यह हैबर प्रक्रिया के द्वारा होता है। माइकोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है, तो माइकोलॉजी का अध्ययन आपका है कवकों से। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु होता है, तो ये आपका होता है कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है, तो पौधे में लचीलापन जो आपका है कोलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। अगला है 77 नंबर कि मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन से समूह होते हैं, तो इसमें होते हैं XY, और वहीं लड़की में कहेगा तो आप याद रखिएगा कि XS और पुरुषों में XY होता है। अगला है कि अमीबा का प्रजनन कैसे करता है, तो अमीबा जो प्रजनन अपना करता है दो विखंडन के द्वारा जो है अमीबा में अपना प्रजनन करते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिसरण तंत्र का अंग नहीं है, तो बड़ी आंत जो है आपका परिसरण तंत्र का तंत्र नहीं है। परिसरण तंत्र किसको कहते हैं, जहाँ से ब्लड जो है फ्लो करता है, अब बड़ी आंत में फ्लो नहीं करता है, इसलिए परिसरण तंत्र में आपका अंग बड़ी आंत नहीं होगा, बल्कि बड़ी आंत जो है पाचन का कार्य करती है। अगला है कि किन पौधे की जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता, तो ये आपको स्पाइरोगाइरा का जो हम लोग पौधे के जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं कर सकते हैं, बल्कि फर्न और मर्सिलिया को किया जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग का यहीं का रहा है, एक तरफ दिया है जलप्रपात और दूसरी तरफ दिया है राज्य। तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो दूध सागर जलप्रपात आप याद रखिएगा आपका हो जाएगा दूध सागर जलप्रपात गोवा में है, कहाँ है, गोवा में स्थित है। और बरकाना जलप्रपात याद रखिएगा आपका कर्नाटक में है। और दुदुमा या डुडुमा उसी का नाम है, ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में। और किलियूर जलप्रपात आपका याद रखिएगा तमिलनाडु में है। तो सबसे आगे आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर।
जलप्रपात से एक क्वेश्चन दरोगा में डालता ही है, इसलिए जलप्रपात को आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर, यह कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा कि यह ग्रेट निकोबार में स्थित है, माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला है कि सूची 1 का सूची 2 में मिलाइए। एक तरफ दिया है भौतिक लक्षण और दूसरी तरफ दिया है भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार। तो सर्क दिया है, तो सर्क आपका हो जाएगा हिमनद के अपर्दनिक लक्षण के कारण बनता है। फिर एयरडंग जो होगा वायु के अपर्दनिक लक्षण से, और उसके बाद यह है बरखाना, तो बरखाना आपका हो जाएगा वायु के निक्षेपण के द्वारा, और ड्रमलिन जो आपका हो जाएगा हिमनद के निक्षेपण के द्वारा। तो सर्क हो जाएगा हिमनद के अपर्दन के कारण, यानी कि 1 का 4, तो 1 के 4 हो जाएगा ये। और बी में दिया है कि यारडंग वायु के अपर्दनी लक्षण, और बरखाना जो है वायु के निक्षेपण के लक्षण, और ड्रमलिंग जो है आपका हिमनद के निक्षेपण का लक्षण है। अगला है कि प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? तो प्रति चक्रवात जब होता है तो उसमें स्वच्छ आसमान होता है। अगला है कि कौन सी एक पंच नद में सम्मिलित नहीं है? तो सिंधु जो है आपका पंच नद में सम्मिलित नहीं है। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खान क्षेत्र नहीं है? तो मल्ज खंड जो आपका है यह लौह स्थान का क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह मल्ज खंड जो है वहाँ तांबा का उत्पादन होता है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? तो यह आप याद रखिएगा कि मिजोरम राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है। वहीं जनसंख्या कहेगा तो याद रखिएगा कि सिक्किम का, और घनत्व के हिसाब से आपका हो जाएगा मिजोरम। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को हम लोग को चुनना है। तो इसमें हो जाएगा आपका ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया के में चलने वाली एक गर्म शुष्क हवा है। अगला है कि कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका कोरोमंडल तट जो है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। वहीं रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो रोहिला आपका याद रखिएगा कि ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो जमशेद जे ईरानी को जो है हम लोग स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला है कि किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो है महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है। 93 नंबर का रहा है कि मंकी पॉक्स नामक बीमारी में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा क्या नाम दिया गया? तो एम पॉक्स नाम दिया गया है। वहीं दल खाई नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दल खाई आप याद रखिएगा कि यह उड़ीसा राज्य का नृत्य है। अगला है कि भारतीय वायुसेना राफेल विमान किस देश से खरीदा है? तो याद रखिएगा कि ये आपका फ्रांस से खरीदा है राफेल विमान। अब देखिए यहाँ 96 का दिया है, क्या बोला जाता है, रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है। तो ये बनेगा कैसे? तो ये आप लोग बना लीजिएगा। इसका ऑप्शन हम बता देते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ए एप्पल, और इसमें दिया है दूसरका में दिया है आपका 97 का हो जाएगा बी, और इधर 98 कहाँ है? 98 देखिए दिया है इसमें मैथ का क्वेश्चन। तो मैथ का हम आपको सूत्र लिखवा दे रहे हैं। तो वार्षिक क्या वो कर रहा है कि 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? जबकि वार्षिक ब्याज देय है, यही ना वर्ष में लगता है। तो ये याद रखिएगा कि इसका होगा 9,000। अब यहाँ आप याद रखिएगा कि पी, और यहाँ हो जाएगा, नहीं सॉरी गलती हो रहा है, 9,000 यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ 1 प्लस आर का मान हो जाएगा 10, और यहाँ देखिएगा यहाँ लिख दीजिएगा 2, और उसके बाद फिर 1, और इसको चेंज कर दीजिएगा आप महीना को साल में। तो यहाँ हो जाएगा 4/12 इंटू 100, और उसके बाद जितना आएगा उसमें से आप लोग 9,000 को घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला है कि नाव नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और नाव जो है 36 किलोमीटर जाती है और 9 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। तो शांत पानी में नाव की गति पूछ रहा है, यानी कि कह रहा है कि नाव जो है ए से स्टार्ट करती है और बी तक जाती है, और इसकी दूरी आपका 36 किलोमीटर दिया है, और धारा यानी कि जो पानी बह रही है वह 3 किलोमीटर के हिसाब से बह रही है,
और यह आने में यानी कि ए से बी तक जाने में और पुनः बी से ए तक आने में वह 9 घंटे का समय ले रहा है। तो वही पूछ रहा है कि नाव की गति क्या है। तो इसका साधारण हम ट्रिक बताते हैं, आप लोग याद रखिएगा। देखिए 36 दिया है ना, 36 और ऊपर रख दीजिएगा। अब इसमें धारा की गति दिया है, तो हम लोग नाव की गति मान लेते हैं x। तो जब धारा की गति जो है और नाव की गति धारा के दिशा में जाएगा तो दोनों को हम लोग गति जो है जोड़ लेते हैं। अब प्लस जब विपरीत आएगा तो विपरीत भी 36 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो उसमें क्या होगा कि धारा 3 किलोमीटर के हिसाब से आ रही है और नाव जो है 1 किलोमीटर के हिसाब से आ रहा है, तो नाव की गति ज़्यादा होता है। तो यहाँ रख दीजिएगा x माइनस और 3, अब बराबर हो जाएगा 9। अब x के जगह x को मान निकालना है, तो यहाँ दिमाग आप लोग क्या लगाइएगा कि ऑप्शन जो है, ऑप्शन में से एक ऑप्शन पारा पारी उठा के x के जगह आप मान रख दीजिएगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका आंसर 9 होगा। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 में 36 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3, प्लस अब 9 में 3 घटा देंगे तो कितना आएगा 6, और 36 को 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि 6 और 3 9, यानी कि RHS बराबर LHS हम लोग का आ गया। यानी कि x का मान जो हम लोग का 9 होगा। अब x हम लोग क्या माने थे, शांत जल में नाव की गति, तो आपका आंसर हो जाएगा 9। 100 नंबर में कह रहा है कि त्रिभुजों की संख्या गिनिए। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या आपका हो जाता है 32। कितना हो जाएगा, त्रिभुजों की संख्या 32 है, आप लोग गिन लीजिएगा। तो ये रहा है आप लोग का इडोटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2। तो कितना नंबर आया आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पर पहली बार होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ग्रुप में डाल दीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में डालने से आपको पैसा नहीं लगेगा, थोड़ा सा हमको ये मिलेगा, मोटिवेशन हमको मिलेगा कि इतना सब्सक्राइबर हो गए, इतना हम लोग मेरे चाहने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।